हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान अवस्था में कंपन करने वाले समस्त कणों का बिंदु पथ कहलाता है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे तालाब है या नदी है, उसमें आप पत्थर फेंकते हैं। तो जब आप तालाब या नदी में पत्थर फेंकते हैं तो इस प्रकार से विक्षोभ होता है। ऐसे विक्षोभ होता हुआ आपने देखा, ठीक है। और जितने भी कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, उन सभी कणों को क्या कर दो, ऐसे मिला दो, यानी बिंदु पथ। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। तो समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान अवस्था में कंपन करने वाले समस्त कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तो तरंगाग्र कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तरंगाग्र सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जहां माध्यम के कण, अभी मैंने बताया कैसे समान कला में कंपन करते हैं। जो तरंगाग्र तीन प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समपल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र का जो स्रोत होता है वो परिमित दूरी पर होता है, बिंदु आकार का होता है, ठीक। उसी प्रकार से बेलनाकार जो तरंगाग्र है उसका जो स्रोत होता है वो एक झिर्री होती है। उसी प्रकार से जो समतल तरंगाग्र हैं उसका स्रोत की जो दूरी है वो अनंत पर होती है और बिंदु आकार का हो सकता है। तो तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। तो तरंगाग्र सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जहां माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चा। प्रश्न है आपका कि किसी तरंग के संचरण के लिए द्वितीय तरंगिकाओं का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। न्यूटन ने दिया, हाइगन ने दिया, मैक्सवेल ने दिया, फ्रेनेल ने दिया। तो विद्यार्थियों, न्यूटन साहब ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। याद रखना, प्रकाश का कणिका सिद्धांत के बारे में बताया किसने, न्यूटन ने, ठीक। मैक्सवेल ने, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हमने पढ़ा है, ठीक है। हाइगन की जब बात कर रहे हैं तो हाइगन ने यह बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। न्यूटन ने कहा प्रकाश कणों के रूप में चलता है, हाइगन ने कहा प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अर्थात इसका सर्वप्रथम किसने दिया, हाइगन ने दिया। तो किसी तरंग के संचरण के लिए द्वितीय तरंगिकाओं का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो हाइगन ने दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश किसके कारण सीधी रेखा के अनुरूप गमन करता है। तरंग प्रकृति के कारण, तरंगदैर्घ्य के कारण, वेग के कारण, आवृत्ति के कारण। देखो, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश के जो गुण होते हैं, उसमें एक गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है इसलिए सीधी रेखा में चलता है। उसी प्रकार से कौन, हाइगन साहब ने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है इस कारण से सीधी रेखा में जाता है। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण। अगले प्रश्न पर आते बच्चों। वह घटना जिसे हाइगन की तरंगाग्र संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सका। अब परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण, तो प्रकाश का जो पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, उस घटना को हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया गया। केवल पोलराइजेशन या ध्रुवण की घटना को नहीं समझाया जा सका, बाकी घटनाओं को हाइगन साहब ने समझाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न बच्चों, हाइगन का सिद्धांत लागू होता है केवल प्रकाश तरंगों के लिए, केवल ध्वनि तरंगों के लिए, केवल यांत्रिक तरंगों के लिए, या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, ये सभी प्रकार की तरंगों के लिए लागू होगा, तो उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाइगन के द्वितीय तरंग सिद्धांत द्वारा पारित किया जा सकता है प्रकाश का वेग, प्रकाश की तरंगे, ज्यामितीय विधि से तरंगाग्र, माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत यानी ज्यामितीय विधि से तरंगाग्र है द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ज्यामितीय विधि से क्या प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, तरंगाग्र
प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यतिकरण की प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षित रहती है लेकिन उसका पुनर्वितरण हो जाता है। प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा समान होती है। अदीप्त फ्रिंजों पर ऊर्जा नष्ट हो जाती है, दीप्त फ्रिंजों पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन जो है, ऊर्जा संरक्षित रहती है लेकिन उसका पुनर्वितरण हो जाता है। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इस चीज को अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है, वो उस पर क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यतिकरण कर रहे दो कलासंबद्ध स्रोतों का परिणामी आयाम निर्भर करता है सिर्फ आयाम पर, सिर्फ कलांतर पर, उपरोक्त दोनों में और उपरोक्त दोनों नहीं। देखो व्यतिकरण है क्या, सबसे पहले तो व्यतिकरण जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति कि जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उनके अध्यारोपण से एक तरंग उत्पन्न होती है और उस तरंग को हम क्या कहते हैं, और एक तरंग उत्पन्न होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि आयाम क्या होना चाहिए, दोनों तरंगों के लगभग आयाम समान होने चाहिए, दोनों के बीच में कलांतर भी समान होना चाहिए, तो दोनों ही घटनाएं इसमें लागू होती है। कलासंबद्ध स्रोत है ना, जिसके बीच में कलांतर नहीं होता है, तो सिर्फ आयाम या सिर्फ कलांतर पे नहीं, आयाम और कलांतर दोनों पर ये निर्भर करते हैं। अगले प्रश्न पर आते बच्चा। व्यतिकरण की घटना से निम्नलिखित में से प्रकाश तरंगों की कौन सी प्रकृति की पुष्टि होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ही प्रकार की तरंगों की पुष्टि इसकी सहायता से नहीं होती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर आते बेटा। प्रकाश के कलासंबद्ध समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जबकि उनके मध्य कलांतर होता है। देखो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं। कलासंबद्ध स्रोत जो है समपोषी व्यतिकरण है ना, जिसमें प्रकाश की जो तीव्रता है जहां अधिकतम होती है वहां पर समपोषी व्यतिकरण, और जिसमें न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है, ये हमें पता है। तो समपोषी व्यतिकरण का जो कालांतर होता है बच्चों, ठीक है, समपोषी व्यतिकरण में जो कालांतर होता है वो हम लेके चलते हैं +1, और +1 लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर समपोषी, ध्यान देखो, cos 0 का मान 1 होता है। अब 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। विद्यार्थियों ध्यान से समझो, जितने भी सम हैं, ठीक है, इनके मध्य अगर कलांतर चाहिए कलासंबद्ध स्रोतों के लिए, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर में जो अंक आता है वो कौन सा आता है, सम आता है। तो सम इसमें से इस फोर्थ वाले में आ रहा है, तो आपका उत्तर होगा 2 पाई। विनाशी के अंदर यही चीजें आ जाती है, पर विषम में आती है पाई, 3 पाई, है ना, 2n+1। ठीक, इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है। तो समपोषी में सम और विनाशी में विषम, ठीक है, याद रखने की टेक्निक भी हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्स पथांतर के तुल्य कलांतर होता है। देखो पथांतर का जो सूत्र होता है ना, λ/2π इंटू कलांतर। तो आपको चाहिए कलांतर, पथांतर कितना है आपका, x, ठीक है। तो x, अब इस 2 का गुणा इस x के साथ कर लिया तो 2πx/λ। तो 2πx/λ यानी कि पहले वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। विनाशी व्यतिकरण के बीच, तरंगों के बीच पथांतर होता है। अभी मैंने विनाशी व्यतिकरण के लिए मैंने कहा था कि आपको विषम लेना है, यानी कि पाई, 2 पाई, सॉरी 3 पाई, 5 पाई। तो अब अपन यहाँ लेते हैं 2n+1 पाई, ठीक है। तो जब हम 0 रखेंगे तो देखो पाई आ जाएगा, जब हम 1 रखेंगे तो 2 पाई n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3। तो 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 5 पाई, तो 2n पाई। अब ये तो है आपके बीच में कलांतर। अब हमें चाहिए पथांतर। सूत्र क्या, λ/2π इंटू पाई। अब फाई का मान हमारे पास क्या, तो λ/2π, फाई की जगह 2n+1 पाई,
पाई से पाई आपका कैंसल, तो ये हो गया 2n+1 λ/2, यानी कि ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो याद रखना समपुष्टि और विनाशी व्यतिकरण से कुछ न कुछ बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को समझना है। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:1 है, तो हमें यहाँ I1:I2 दिया गया है। यदि वे व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। जो तीव्रता होती है बच्चों वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो विद्यार्थियों अब हम इसमें क्या करें, जैसे हमारे पास I1:I2 है, तो A1 वर्ग और A2 का वर्ग हो जाएगा इस तरह से, है ना, ये तो हम जानते ही है ना। ठीक, अब इसका वर्ग हटाकर इसे कैसे लिख सकते हैं, तो A1 अनुपात बराबर √I1:I2, यानी कि √25:1, यानी कि 5:1, A1:1। अगर मैं मैक्सिमम वाली कंडीशन पर चलूं, अधिकतम आयाम अगर देखें तो 5+1, और न्यूनतम आयाम अगर हम देखें 5-1। इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा हो उसको कर लो, आपका जरूरी नहीं कि A1 - A2 हर बार करना पड़ेगा, माइनस में आ रहा हो तो आप A2 - A1 कर लीजिएगा। ठीक है, ये नियरली इक्वल्स टू, जो ज्यादा हो उससे कम में से माइनस कर लेना आपने। ठीक है, ये हुआ 6 और ये हुआ 4। अब हमारे पास जो है आई मैक्स अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात चाहिए, तो A1 + A2 और A1 - A2, है ना, इसका क्या करना है, वर्ग का। तो ये हो गया 6 का वर्ग 36, 4 का 16। ठीक, 4 9 36 और 4 चौक 16, 9:4। कौन सा हो गया, तीसरे वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश की निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत आवश्यक रूप से नियत कलांतर वाले हो, संकीर्ण हो, एक दूसरे के नजदीक हो, समान आयाम के हो। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक चीज क्या है, तो देखो हमने जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी आयाम की बात करी थी, परिणामी आयाम की बात करी थी, तो उसका सूत्र बच्चों ये था, A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस 2A1 A2 cos फाई। यदि फाई का मान हम लोग निश्चित करें यानी +1 करें, यानी कि कलांतर जो है आपका फाई 2 पाई करें, 4 पाई करें, उस कंडीशन में cos 0 करें, तो उस कंडीशन में आपका अधिकतम विस्थापन होता है A1 + A2। अगर हम कलांतर को बदल दें, ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण की तरफ आप चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम कलांतर को बदल दें यानी कि cos फाई की वैल्यू क्या ले लें, cos फाई की वैल्यू क्या ले लें, -1 ले लें, तो उस कंडीशन में आप विनाशी की तरफ चले जाते हैं। यानी कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है व्यतिकरण में वो है कलांतर। तो प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत आवश्यक रूप से क्या हो, नियत कलांतर वाले हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगले प्रश्न पर, यदि व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता 36:1 के अनुपात में हो, तब आयामों का अनुपात क्या होगा। विद्यार्थियों हमें दिया गया है अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, यानी कि 36:1। अब इसको आप क्या लिखते हैं, तो A1 + A2 और A1 - A2 होल स्क्वायर 36:1। अब इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया 6:1। अब देखो हमारे पास जो आया वो आया A1 + A2 बराबर 6 और A1 - A2 बराबर कितना, 1। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो A2 से A2 कैंसिल, तो 2A1 बराबर 6 और 1 7, तो A1 बराबर 7/2। अब ये A1 का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो 7/2 प्लस A2 बराबर 6, यानी A2 बराबर 6 - 7/2 7 7 2 6 दूनी 12, 12 - 7, यानी कि कितना आया, 5/2। अब इस A1 को A2 से डिवाइड कर देंगे, तो
5/7/2/5/2, तो 7:5। तो आयामों का अनुपात कितना आया? 7:5 आया। अगले प्रश्न पर आते। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, ठीक, प्रकाश का विवर्तन नहीं, तरंगार्ग विभाजन में व्यतिकरण, तरंगार्ग विभाजन व्यतिकरण में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण, आयाम के विभाजन में जो व्यतिकरण होता है उससे साबुन के बुलबुले क्या होते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। पानी के ऊपर तेल की पतली परत सूर्य से प्रकाश पड़ने पर अक्सर चमकीला रंग की दिखाई देती है। तो परिघटना का तो इसका कारण भी क्या है बच्चों? व्यतिकरण की घटना के कारण ही ऐसा होता है। अगले प्रश्न पर आते। कला संबद्ध स्रोतों के लिए क्या आवश्यक है? रंग समान हो, कलांतर नियत हो, भिन्न आवृत्ति, आयाम समान हो। तो सबसे मुख्य चीज है कला संबद्ध वे होते हैं जिनमें कला से याद रखना, कला से कलांतर, तो यानी जिसमें कलांतर नियत होता है वह स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत होते हैं। दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगे रखती है समान तीव्रता, भिन्न आवृत्ति, नियत कलांतर किंतु अलग तरंगदैर्घ्य, समान आवृत्ति परंतु नियत कलांतर। तो दो कला संबद्ध स्रोतों जो समान आवृत्ति और परंतु नियत कलांतर और समान आवृत्ति वो रखती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में देखो जो व्यतिकरण की घटना को समझाया यंग के डबल स्लिट प्रयोग से, तो सबसे पहले सिर्फ विवर्तन बताता है कि सिर्फ विवर्तन बताता है, सिर्फ व्यतिकरण बताता है, या व्यतिकरण विवर्तन दोनों बताता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों दोनों ही घटनाओं को इसकी सहायता से समझाया जाता है। तो यंग के डबल स्लिट प्रयोग से व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ही घटनाओं को समझाया जा सकता है। यंग के द्वि स्लिट प्रयोग से चमकीली व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं। देखो जो यंग का प्रयोग है व्यतिकरण में क्या होता है, जो आपको स्लिटें मिले, फ्रिंजें मिलेगी, चाहे वो चमकीली हो चाहे काली हो, यानी कि डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, उन सबकी जो चौड़ाई होती है वो एक समान और उन सबकी तीव्रता भी एक सी होती है। तो समान चौड़ाई तथा समान तीव्रता की फ्रिंजें इसमें हमें व्यतिकरण की घटना में मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी व्यतिकरण प्रयोग में क्रमागत उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मध्य दूरी होती है लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा डी बाई डी, है ना। ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, या फर्स्ट वाला, दोनों ही एक ही। तो लैम्बडा बाई डी है ना, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मध्य की दूरी है, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी जो होती है वो सभी में समान आती है। हम इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। अब ये डी क्या है, तो ये डी जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और ये जो छोटा डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। ये आपको पता है ना, ये हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि भाई जो S1 S2 हम लोग स्लिट लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और S1 S2 स्लिटों के बीच की दूरी डी लेते हैं हम लोग, और इधर पर्दा होता है डी दूरी पर, है ना, जो स्क्रीन के बीच की दूरी होती है, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। विवर्तन की घटना होती है केवल प्रकाश और ध्वनि तरंगों के लिए, सभी प्रकार की तरंगों के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, परंतु द्रव्य तरंगों के लिए ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी प्रकार की तरंगों के लिए विवर्तन की घटना होती है, ध्वनि में होती है, प्रकाश में होती है, बाकी सभी प्रकार के तरंगों के लिए विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन की फ्रिंजें प्राप्त होती है एक समान तीव्रता की, असमान चौड़ाई की, समान चौड़ाई की, अंधकारमयी। देखो विवर्तन की फ्रिंजें क्या होती है, जो एक फ्रिंज इसमें मोटी मिलती है, फिर उसके बाद धीरे 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 जो उनकी ब्राइटनेस क्या होती है, घटती जाती है। तो इसका मतलब इनकी जो है असमान चौड़ाई की जो होती है फ्रिंजें इसके अंदर मिलती है, जबकि विवर्तन में, उसमें व्यतिकरण में समान चौड़ाई की फ्रिंजें मिलती है, ठीक है। तो असमान चौड़ाई की हमें फ्रिंजें मिलती है विवर्तन में। एक स्लिट के विवर्तन में प्रतिरूप से प्राप्त केंद्रीय फ्रिंज में होती है। अब मैंने अभी कहा ना कि बीच वाली जो फ्रिंज होती है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, वो उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। तो सेकेंड वाला अधिकतम तीव्रता की होती है। प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि ये होती है अनुप्रस्थ, उच्च आवृत्ति वाली, अनुदैर्घ्य और परावर्ती। तो अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए इनको क्या किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों के रूप में किया जाता है, क्यों?
यह ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देती है, फैशन के कारण यह रंगीन है, यह सस्ता है। तो ये 3 कारण तो आप देखते से पता चल रहा है कि ये नहीं हो सकते हैं। तो ध्रुवण की घटना के कारण ऐसा होता है। तो ये ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देता है। ध्रुवण क्या है पता है? तो सममिति की कमी को हम ध्रुवण कहते हैं, प्रकाश सममिति की कमी। विवर्तन की घटना के लिए तरंगों के मार्ग में आने वाले छिद्र या अवरोध का आकार होना चाहिए। किसी भी कोटि का तो नहीं चलेगा। तरंग दैर्ध्य से बड़ा नहीं, तरंग दैर्ध्य से छोटा नहीं, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है उसी तरंग दैर्ध्य का, उसके द्वार का कोटि उतनी ही होनी चाहिए जिस तरंग दैर्ध्य का आपका प्रकाश है। तो तरंगों के मार्ग में आने वाला छिद्र या अवरोध का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन क्या है? ये एमपी बोर्ड की 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश सममिति की कमी को प्रकाश ध्रुवण कहते हैं। एक शब्द में लिखना चाहें तो प्रकाश सममिति की कमी को प्रकाश ध्रुवण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश किरणें आ रही है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, तो उसमें से अनुप्रस्थ तरंगों को क्या कर लेता है? हटा देता है और केवल अनुदैर्ध्य तरंगों को हटा लेता है और केवल अनुप्रस्थ तरंगों को अपने में से जाने देता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश ध्रुवण। तो प्रकाश ध्रुवण की घटना में कौन सी तरंगे पास होती है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगे पास होती है। रिक्त स्थान है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर 2023 में आया हुआ है। तो प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जाती है प्रकाश किरण तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो जिन बिंदुओं पे तरंगे विपरीत कला में मिलती है वहां देखो, अभी हमारे पास जैसे मैंने कहा cos फाई का मान क्या आया? -1, यानी फाई क्या हो गया? कलांतर पाई 3 पाई हो गए। तो यानी कि ये विपरीत कला हो गई। और इसमें किस प्रकार का व्यतिकरण होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें विनाशी व्यतिकरण होता है। तो विपरीत कला में जब मिलती है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों का तरंगाग्र, मैंने बताया भी था आपको कि अगर स्रोत अनंत पर है तो समतल तरंगाग्र बनेगा। विवर्तन से क्रमिक दीप्त फ्रिंजों की, विवर्तन में क्रमिक दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या से ऊपर से बीच से जैसे धीरे 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 जाएंगे तो क्या होती जाती है? तीव्रता घट जाती है। साधारण बल्ब से जो प्रकाश मिलता है बच्चों वह अध्रुवित प्रकाश होता है। प्राप्त प्रकाश अध्रुवित होता है। विद्यार्थियों, आपको सभी प्रश्न अच्छे से बार बार रिपीट कर करके पढ़ना है, और सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी बोर्ड में आ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।